सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आई होप मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। आज के जीडब्ल्यूए के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में सबके चहेते और मोर नॉलेजेबल मिस्टर ए आर शर्मन एक गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज वो हमको बताने वाले हैं कि आर्थराइटिस की जो समस्या है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसकी देखभाल कैसे की जाए, अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस किए जाएं। ओके, रहन सहन में क्या बदलाव किया जाए, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, क्या कारण हैं जो आर्थराइटिस की बीमारी होती है, उसकी समस्या होती है, और एटॉमी प्रोडक्ट उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आज हमको इस सेशन के माध्यम से मिलने वाली है। माई सेल्फ आर एम शर्मा, सेल्स मास्टर एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस, और हमारे बीच में है यार शर्मन सर। तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम शर्मन सर। आप आइए और आपका स्वागत है, और अपनी नॉलेज की जो वर्षा है हम ऑडियंस के बीच में करिए, जिससे हम सभी लोगों का एटॉमी का जो बिजनेस है बहुत तेजी से आगे बढ़ सके, आपकी हेल्प के साथ। बिल्कुल। जी। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। और आप सभी आए हुए इतने स्टीम्ड लीडर्स, इतने बड़े बड़े लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार, वेलकम टू द सेशन। टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। मेरी शिकायत है थोड़ी शर्मा जी से, इन्होंने समय नहीं दिया मुझे आज, और सुबह बताया था और बोले शाम को आपको टॉपिक करना है। पर इस टॉपिक पे मैंने कभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। क्या बताया जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्या नहीं बताया जाए वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है आप लोगों को। फिर कैसे रिलेट किया जाए हमारे अपने बिजनेस के साथ में, क्योंकि हमेशा मैं देखता हूँ कि जो ऑडियंस होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बताने के लिए मैंने कोशिश तो की बहुत कम से कम, बट फिर भी मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने दूंगा और आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, अर्थराइटिस एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है, अगर कॉपी और डायरी लेके आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं लेके आए हैं तो उसको थोड़ा सा रख लीजिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होंगे, हो सकता है आपके काम आए। और जो लोग साइंस ग्रेजुएट नहीं है वो समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आपके कुछ सवालों के जवाब मैं दे सकूं, अगर बहुत लंबा सेशन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्या है अर्थराइटिस। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं? कुछ थम्स अप वगैरह, एकदम शांति से छाई हुई है, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ना। जब सेशन मेरा है तो लाइव सेशन होना चाहिए। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? जी, थम्स अप, रिएक्शंस कुछ आप लोग? अच्छा, विजय जी, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, गुड, वेरी नाइस। और कितने लोग? और कितने लोग? क्या बात है, क्या बात, थैंक यू। तो मुझे लगता है शर्मा जी, क्या कहते हैं आप? हेलो, शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसीलिए प्लीज कंटिन्यू। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले, ठीक है। जी। तो अर्थराइटिस का क्या मतलब है पहले हम ये समझेंगे दोस्तों। अर्थराइटिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थराइ एंड इटिस। आइटिस, अर्थरा आइटिस।
आर्थरा का मतलब होता है जॉइंट, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आप किसी भी वर्ड में अगर आप आइटिस लगा देते हैं तो वहां पे जो है वो उसका मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस एक सिंगल डिजीज नहीं है। देखा जाए तो आपके जॉइंट में जहाँ कहीं पे भी हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, अर्थराई मीन्स हड्डियों के जॉइंट। तो जहाँ पे भी हड्डियों के जॉइंट होते हैं वहां पे जब पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा अगर अर्थराइटिस बढ़ी हुई है तो वहां पे पेन जो है ना बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थराइटिस ऐसा भी देखा गया है कि परमानेंट जॉइंट में चेंजेस कर देती है। मतलब आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो अर्थराइटिस अगर लंबे समय तक चले तो उसमें परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, मतलब परिवर्तन आ जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, जॉइंट्स मुड़ जाते हैं, जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, जॉइंट्स फ्रीज हो जाते हैं। इस तरीके की परमानेंट समस्याएं आ सकती हैं। बहुत सारे अर्थराइटिस के प्रकार हैं। पहले हम इन चीजों को समझेंगे ताकि आपको एक छोटा सा समझ में आ जाए कि अर्थराइटिस क्या है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो अर्थराइटिस मोटा मोटा जॉइंट में पेन या सूजन, दर्द या सूजन। लेकिन इसके कई प्रकार के होते हैं और कई कारण हैं और कई ट्रीटमेंट्स हैं। वो सब आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है लास्ट का पोर्शन जो है, उसमें एटॉमिक के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो अर्थराइटिस में काम आ सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अर्थराइटिस कुछ ऐसे भी है जो अगर लंबे समय तक चले तो आपकी आंखें हैं, आपका दिल है, स्किन है, ये भी ऑर्गन्स अफेक्टेड या प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। आपने देखा, पिक्चर देख रहे होंगे तो अर्थराइटिस, मैंने एक जॉइंट लिया है पिक्चर में जो आपकी पैरों के जॉइंट्स है, खासतौर से घुटने का। अगर आप देखें, तीन चार चीजों को मोटा मोटा समझ लीजिए। पहला, आपको हड्डी दिख रही होगी एक। दूसरा, आपको जॉइंट्स दिख रहा होगा बीच में। और हड्डियों के बीच में गैप होगा, आपने ये चीज को जरा नोटिस कीजिएगा। फिर इसमें तीन चार चीजें हैं। एक हो गई हड्डी, दूसरा होगा सैनोवियल मेम्ब्रेन, एक प्रकार की झिल्ली है जिसको हम सैनोवियल मेम्ब्रेन या झिल्ली कहते हैं। उसका काम क्या है? वो सैनोवियल फ्लूइड बनाती है, फ्लूइड जो आपकी सैनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर भरा रहता है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमारे जॉइंट्स का ग्रीस खत्म हो गया। एक ग्रीस, या आप उसको सैनोवियल फ्लूइड कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है। ग्रीस व्रीस कुछ नहीं होता है, ये तो आम भाषा में आप कह सकते हैं ग्रीस खत्म हो गया। फिर आर्टिकुलर कैप्सूल है जो पूरा जॉइंट आपका जो है ना वो उससे ढका हुआ है। और जॉइंट के बीच में कैविटी है। और फिर बोन है। तो बोन के बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कार्टिलेज है। बोन जहाँ पे खत्म हो रही है जॉइंट्स में, और दो बोन्स जहाँ पे जुड़ रही हैं, उन दोनों के सिरों में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्टिलेज जो है वो आपको एक तरीके से एक कुशन का भी काम करता है। ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है अर्थराइटिस के जो कॉमन है? अर्थराइटिस मैंने आपको बताया कई प्रकार की होती है, और उसमें जो कॉमन अर्थराइटिस सिम्टम्स है उसको समझ लेते हैं। पहला तो दर्द होता है, आप सब जानते ही हैं। दूसरा, उसमें सूजन आ जाती है। तीसरा, उसमें गरम गरम लगता है क्योंकि वहां ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन होता है तो रेडनेस आ जाती है, लाल लाल हो जाता है आपका जॉइंट्स में। अगर आपने अक्सर देखा होगा कई ऐसे अर्थराइटिस के केसेस में। इससे होता क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आपका चलना फिरना कम हो जाता है, आपका जो वेट गेन होने लगता है, क्योंकि जब चलना फिरना कम हो जाएगा तो आपका वेट गेन होगा। ठीक है ना। आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे क्योंकि चलना फिरना कम होगा तो एक्सरसाइज कम होगी, तो शरीर को जो आपको कैलोरी बर्न करनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी, तो एक मेटाबॉलिक बर्डन क्रिएट हो जाता है। मेटाबॉलिक बर्डन कहते हैं इसको। ठीक है। और बाकी आपके हिस्से में भी सूजन हो सकती है। आप चलने फिरने में तकलीफ होती है तो डेफिनेटली आप कहीं सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या उधर उतर रहे हैं तो उसमें आप गिरने की संभावना है। ठीक है। आप अपना काम ढंग से नहीं कर सकते। और इन सब का इफेक्ट आपके दिमाग पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं आप मेंटल टेंशन में रहते हैं, हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं, तो आप ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, वो भी एक फैक्ट। होता किस किस से है अर्थराइटिस? इसके रिस्क फैक्टर्स वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मोटा-मोटा जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे-जैसे आप बूढ़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, वो भी एक आपका बहुत बड़ा फैक्टर है।
जेंडर भी फ़र्क है, लेडीज़ में अर्थराइटिस के कुछ प्रकार जो हैं बड़े कॉमन हैं और ज़्यादा होते हैं, उनमें संभावना ज़्यादा होती है। जब आप बहुत ज़्यादा खेल-कूद करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम में जाते हैं, ओवर यूज़ एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उसमें इंजुरीज़ हो जाती हैं, उसकी वजह से अर्थराइटिस की संभावना हो जाती है। आपके खुद के जीन्स जो हैं, वो कई बार ऐसा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कि आपको आपके जीन्स में कुछ ऐसा है कि आपको अर्थराइटिस होनी ही होनी है, तो वो भी एक वजह है। स्मोकिंग दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आपको अर्थराइटिस होने की संभावना बहुत हो जाती है। अब कितने प्रकार की अर्थराइटिस होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अर्थराइटिस वैसे तो 100 प्रकार की होती है, लेकिन मोटा-मोटा जो मैंने आपको सामने दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पे 2 शब्द आपने देखे होंगे, मैंने अर्थराइटिस का आपको समझाया, अब ऑस्टियो और लग गया। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, बोन। तो बोन के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स बोन के जॉइंट में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन होता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये मैं आगे बताऊंगा क्या होती है, लेकिन मोटा-मोटा आप समझ लीजिए। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी कई प्रकार की होती हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ संबंध रखती हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिस, जब फिर कुछ लोगों को सोरियासिस हो जाती है, उसकी वजह से भी आपके हड्डियों में कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ या कुछ परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं, उसको हम सोरियाटिक अर्थराइटिस कहते हैं। फिर आती है गाउटी अर्थराइटिस, इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। और इन्फेक्शियस अर्थराइटिस, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा, जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था, उनमें से बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस डेवलप हुई थी, ठीक है ना? तो इन्फेक्शियस अर्थराइटिस कुछ 2 दिन में खत्म हो जाती है, कुछ 3 दिन में, लेकिन इससे भी अर्थराइटिस बोन में जॉइंट होने की आई मीन इन्फ्लेमेशन होने की संभावना है, ठीक है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? देखिए, आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। पहले आपके हेल्दी जॉइंट जो आपके होने चाहिए। ये नीले-नीले रंग के पोर्शन जो दिख रहे हैं, इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है ना? तो ये कार्टिलेज जो है, जब हड्डियों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और कार्टिलेज घिसने लगते हैं, तो वहाँ पे हड्डियाँ एक-दूसरे से टकराती हैं। जब वो टकराती हैं, तो उसकी वजह से जो मैंने आपको synovial फ्लूइड बताया था, अंदर जो ग्रीस बना रहता है, वो भी खत्म होता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे पहला प्रकार है। इसमें कारण क्या है, कैसे होती है, ये आगे हम आपको बताएँगे। तो आप सामने 2 पिक्चर देख सकते हैं। पहली हेल्दी जॉइंट है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हो जाती है, तब आपका जॉइंट कैसा होता है। नी जॉइंट आप मेनली समझ लीजिए, नी जॉइंट की पिक्चर मैंने ली हुई है यहाँ पे, ठीक है ना? ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन प्रकार की अर्थराइटिस है। क्योंकि ये पूरे जॉइंट में होती है, ये सिर्फ़ कार्टिलेज में नहीं होती। पहले ये समझा जाता है सिर्फ़ कार्टिलेज में होती है, लेकिन ये पूरे जॉइंट को इन्वॉल्व करती है उसके अंदर, ठीक है ना? आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो जॉइंट्स को जोड़ने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, वो भी जो है कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से वो जॉइंट्स को ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे 2 हड्डियाँ अब मिल रही हैं, आपस में अगर ढंग से नहीं, आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आप नी कैप पहन लीजिए। नी कैप इसलिए क्योंकि वहाँ की आपकी जो टिश्यूज़ हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं और वो जोड़ को सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वज़ह से भी आपके इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, ठीक है ना? सूजन जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है? और बाकी अर्थराइटिस में भी सूजन और पेन, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये होती हैं, ठीक है? ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्पटम्स क्या हैं? कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं, वो सभी में होते हैं, एक तरीके से देखा जाए, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होते हैं, जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है, मतलब मैंने कहा ना कि हड्डियाँ आपस में इस तरह जुड़ जा सी जाती हैं कि आपको चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ये बड़े कॉमन सिम्पटम्स हैं, लेकिन कुछ खास सिम्पटम्स आप समझ सकते हैं। क्यों इन किन लोगों को होता है? देखिए, जो चांसेस हैं वो 50 और 60 की उम्र के बा आस-पास में हैं। जहाँ तक लेडीज़ की बात है, मैंने आपको बताया कि लेडीज़ में 40s में भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना? ख़ास तौर से जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर्स आम तौर से कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में सबसे पहले आप अपना वज़न कम कीजिए, ठीक है ना? तो ये इस सिम्पटम्स हैं, किनको हो सकती है वो आपने देख लिया, ठीक है? और क्या सिम्पटम्स हैं? आपके मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कम हो जाता है, ठीक है ना? आपकी हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है ना?
मसल वीकनेस आपकी हो जाती है, वहाँ के आसपास की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आपका जॉइंट जो है वो मुड़ जाता है या उसमें स्टेबल नहीं रह पाता, आप खड़े नहीं रह पाते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है ना? और कई बार ऐसा देखा गया है कि उँगलियों में अगर किसी प्रकार की अर्थराइटिस होती है, तो उँगलियाँ मोटी हो जाती हैं, ठीक है ना? और जब आप चलते हैं तो कड़क की आवाज़ आती है और इरिटेशन बहुत होता है, ख़ास तौर से दर्द की वजह से, ठीक है ना? तो ये हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने समझ लिया, मुख्यतया ऑस्टियो मीन्स हड्डी, अर्थराई मीन जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है, उसके इन्फ्लेमेशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आपने समझ लिया कैसे होती, क्यों होती है। अब हम दूसरी प्रकार की अर्थराइटिस पे चलते हैं। ये कहलाती है रूमेटाइड अर्थराइटिस। देखिए, जैसे इसका नाम है रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसे कहते हैं? जब आप बॉडी की इम्यून सिस्टम जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो जब आपके खास भाग की, खास तौर से आपकी जो उँगलियों के जोड़ हैं, वहाँ की सेल्स को जब वो अटैक करना शुरू कर देती है अपना दुश्मन समझ के, तो उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, खास तौर से रूमेटाइड अर्थराइटिस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब ये आपके जॉइंट्स में होता है, एक चीज को समझिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा बड़े जॉइंट्स के में होती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस हमेशा छोटे जॉइंट्स में होती है। और इसकी एक पहचान मैं और आपको बताऊंगा, उसको भी आप समझ लीजिएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई जरूरी नहीं है आपके दोनों घुटनों में हो या दोनों आपके शोल्डर्स में हो, ठीक है ना? लेकिन रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर एक बड़ी पहचान ये है कि शरीर के दोनों तरफ होगी। अगर एक तरफ की उँगलियाँ आपकी सूजी हुई हैं, दूसरी तरफ की नहीं है, तो आप 50% ऐसा मान सकते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस नहीं है। अगर ये दोनों तरफ की सूजी हुई है, तो आप समझ लीजिए आपको फ़ौरन टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसमें आरए फैक्टर जो देखते हैं डॉक्टर्स, रूमेटाइड अर्थराइटिस फैक्टर, उसको देखते हैं, तभी पता करते हैं कि आरए फैक्टर अगर पॉज़िटिव है, तो आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की संभावना या हो गई है। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है, खास तौर से रूमेटाइड अर्थराइटिस में हड्डियों की कमजोरी कम होती है, लेकिन जो सैनोवियल मेम्ब्रेन है, जो मांसपेशियाँ हैं, उसके अंदर जो झिल्ली है, उस झिल्ली में सूजन ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हीं सेल्स पे ज़्यादा अटैक करती है, जिसकी वजह से उसमें सूजन पैदा हो जाती है। सूजन पैदा हो जाती है, तो धीरे-धीरे ग्रीस सूखने लगता है, पानी सूखने लगता है हड्डियों के बीच का और वो आगे चल के आपके जॉइंट्स पे इमूवेबल कर देती है, मतलब मोड़ना मुश्किल हो जाता है, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। देखा क्या है कि कोई ख़ास कारण रूमेटाइड अर्थराइटिस का अभी तक खोजा नहीं गया कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ़ एक कारण है, नो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। हालाँकि कुछ जेनेटिक मार्कर्स वैज्ञानिकों ने निकाल लिए हैं, जिसकी वज़ह से रूमेटाइड अर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस आपकी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई अर्थराइटिस है। आप समझे? बोन की हड्डी की कमी की वजह से नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी अगर डिस्टर्ब हो जाती है, ख़ास तौर से उस जॉइंट पे, तो ये रूमेटाइड अर्थराइटिस बनती है। और क्या-क्या सिम्पटम्स हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के? आप सुबह-सुबह आपने देखा होगा कई लोगों को उठने में परेशानी होती है, उँगलियाँ चलाने में परेशानी होती है, आधे घंटे, पौन घंटे तक बैठे रहते हैं, फिर धीरे-धीरे चलते हैं, तब कहीं उनके मूवमेंट जॉइंट्स मूवमेंट में आते हैं, ठीक है ना? और हमेशा एक से ज़्यादा जॉइंट्स में अफ़ेक्ट करती है, ठीक है ना? सबसे पहले रूमेटाइड अर्थराइटिस आपके छोटे जॉइंट्स में, जो आप कह सकते हैं हाथ और पैरों के छोटे जॉइंट्स से स्टार्ट होती है। अगर ये जॉइंट्स दोनों तरफ हों, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो आप समझ लीजिए रूमेटाइड अर्थराइटिस है। फैटीग है, आपको हमेशा थकान-सी रहती है, आपको हल्का-हल्का बुखार-सा रहता है रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में और आपकी आँखें और मुँह पे सूजन रहती है, तो ये भी एक पहचान है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए। दूसरी चीज़ आपकी हार्ट मसल्स जो है कार्डियोमायोपैथी, वो भी एक चांसेस है होने की संभावना है और ब्लड वेसल्स भी में भी इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकता है। आपका रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिसको हम कहते हैं, वो काउंट रूमेटाइड अर्थराइटिस में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो आपके शरीर की जितनी कोशिकाएँ हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो कोशिकाओं को खत्म करती हैं, तो आरबीसीज़ आपके काउंट नीचे चले जाते हैं। 80% से ज़्यादा रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट जो हैं, उनकी एज 35 से 50 के बीच में है, मतलब 35 साल में भी स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो शुरू में भी जुवेनाइल
रूमेटाइड अर्थराइटिस भी देखी गई है, बच्चों में भी हो जाती है, बट वो एक अलग चीज है। बट ओवरऑल रूमेटाइड अर्थराइटिस में 80% जो केसेस होते हैं उनकी एज 35 से 40 के बीच होती है। मैंने रिस्क फैक्टर आपको बताए थे, हेरिडिटी है, एज है, लाइफ स्टाइल है, पॉल्यूशन है। 70% के जो रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनके हाथ, रिस्ट, कलाई और आपके हाथ में प्रॉब्लम होती है 70% केसेस। आपने समझा ना? 80% 35 से 50 साल की उम्र के लोग होते हैं और 70% ऐसे लोग जिनको रूमेटाइड अर्थराइटिस है, उनमें 70% केसेस में कलाई और उंगलियों मतलब हाथ ही उसमें होता है। और 90% के केसेस में देखा गया है कि आपके पैरों में इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये आप कह सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस अगर ट्रीट ना की जाए और इसका सही से इलाज ना किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वुमेन्स अगर आप देखें तो औरतों में ये 3 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप, मतलब मर्द के मुकाबले औरतों में रूमेटाइड अर्थराइटिस होने के 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एक्सरसाइज है हल्की फुल्की, सर्जरी कुछ लोग डॉक्टर्स कहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स है जिसके बारे में पूरा सेशन है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसको एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है उसको हम कहते हैं DMARD, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो है वो आजकल बहुत ज्यादा उपयोग में ला रही हैं और उसमें एक टेमोक्सिफिन साइट्रेट, मेथोट्रेक्सेट, सॉरी नॉट टेमोक्सिफिन, मेथोट्रेक्सेट सबसे ज्यादा काम में लाई जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो है जिसको हम कह सकते हैं जॉइंट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, वो मेथोट्रेक्सेट को काफी ज्यादा यूज करते हैं और साथ में और भी कॉम्बिनेशंस देते हैं। सबसे पहले इसको अगर आपको चाहिए कि आपको ना हो तो आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए और जितनी भी आपकी आदतें हैं उनको आप कंट्रोल में कर लीजिए। तीसरे प्रकार की जो अर्थराइटिस होती है उसको हम गाउट या गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। पहले हम गाउट को समझ लेते हैं फिर हम गाउटी अर्थराइटिस को समझेंगे। गाउट इसको हम कहते हैं खास तौर से जब आपकी बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड लेवल आपका बढ़ जाता है। आमतौर से इट इज ऑलवेज 5 to 6, लेकिन अगर ये 6 के ऊपर या 7 के ऊपर हो जाता है तो आप कह सकते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपर यूरिसीमिया। तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जब यूरिक एसिड लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आगे चल के ये आपके जो छोटे ज्वाइंट्स, इसको ऐसे समझिए कि आपके शरीर में एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मीन्स आपके हाथ और आपके पैर, जहां पे ऑक्सीजन या ब्लड काफी देर से पहुंचता है और देर से वापस आता है। आप समझे मेरी बात को? और आपकी एक्सट्रीमिटीज जो जो होती हैं उनका टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। तो यूरिक एसिड क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर मोनोसोडियम यूरेट डेवलप कर लेता है और वो धीरे धीरे आपकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, पैर के अंगूठे खास तौर से, वहां जाके वो जम जाता है। क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, वहां पे ब्लड कम पहुंचता है, वहां पे जम जाता है, फिर धीरे धीरे वो जॉइंट्स में पहुंचता है और जॉइंट को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बिकॉज ऑफ द गाउट, दैट इज हाइपर यूरिसीमिया, दैट इज हाई यूरिक एसिड, उसको हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? बहुत ज्यादा आप अल्कोहल का यूज करते हैं, दूसरा आप ऐसे फूड्स लेते हैं जिसमें प्यूरिन्स ज्यादा है। आप देखिए मैं कभी कभी यूट्यूब पे देखता हूँ तो बहुत सारे लोग फूडी फूडी एक नया ग्रुप चला है आजकल, ठीक है ना? कोई चिकन बना के खा रहा है, कोई मटन बना के खा रहा है। एक आजकल आशीष विद्यार्थी भी अपना चैनल चला रहे हैं, उसमें जगह जगह जाके वो चिकन मटन सब खा रहे हैं। तो ये जितने भी रेमीट हैं, खासतौर से चिकन है, मटन है, इस तरीके की चीजें हैं, इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको हम प्यूरिन्स कहते हैं। वो प्यूरिन्स जो है ना यूरिक एसिड के बनने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर हाई प्यूरिन्स है तो आप ये समझ लीजिए आपका यूरिक एसिड आज नहीं तो कल जरूर बढ़ने वाला है, ठीक है ना? यही प्यूरिन्स टूटकर जो है ना यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जिस जो इसको कन्वर्ट करता है। कहाँ से? प्यूरिन से यूरिक एसिड के बीच में, ठीक है? अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जैसे डाययूरेटिक्स ले रहे हैं जिसमें आपको वाटर स्पेयरिंग जिसको हम कहते हैं डाययूरेटिक्स ले रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चांसेस यूरिक एसिड बढ़ने के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि शरीर से पानी कम होगा तो वो घुलेगा नहीं और बाहर निकलेगा नहीं तो वो कहीं न कहीं जमने की संभावना है, शरीर के अंदर रुका रह सकता है। तो इस वजह से अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जैसे डाययूरेटिक्स है
एस्पिरिन अगर आप लंबे समय लो डोज में लेते हैं तो आपको यूरिक एसिड बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज, अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि किडनी ही आपकी यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालती है। अगर आप कुछ ऐसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, जिसको हम कहते हैं कि जेनेटिक तौर पे, आनुवंशिक तौर पे अगर आप कुछ कमियां लेके पैदा हुए हैं, तब भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना है। ऐसे केसेस में भी अगर यूरिक एसिड को सही से टैकल ना किया जाए, टाइम से अगर उसको हैंडल ना किया जाए, तो वहां पे गाउटी अर्थराइटिस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और दिखाने वाला हूँ कि रूमेटाइड अर्थराइटिस और गाउट के सिम्टम्स अगर आप देखें, तो दो सिम्टम्स दोनों में बड़े कॉमन हैं कि स्किन में लम्प्स हो जाते हैं और जॉइंट्स जो होते हैं, छोटे जॉइंट्स, हमेशा याद रखिएगा। गाउटी अर्थराइटिस में आपके पैर के टो, मतलब पैर के अंगूठे को सबसे ज्यादा वहां पे जमा होता है यूरिक एसिड, और मोनोसोडियम यूरेट के रूप में, तो इस वजह से वो इफेक्टेड होते हैं। और आपके छोटे जॉइंट्स उंगलियों के, जैसे रेमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से या गाउट की वजह से, तब वो होते हैं। तो ये सब देखा जाए तो कॉमन कॉमन है रूमेटाइड अर्थराइटिस में, गाउट अर्थराइटिस में। तो इसको डॉक्टर्स को जब आप दिखाते हैं तो डॉक्टर्स कुछ आपको टेस्ट लिखता है। अगर वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको गाउटी अर्थराइटिस है, अगर आरए फैक्टर आपका बढ़ा हुआ है तो रूमेटाइड अर्थराइटिस है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ केसेस में ये चीज, दोनों चीजें एक आदमी में पाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही में हुआ, लेकिन दोनों चीजें पाई गई हैं। अर्थराइटिस को हम कैसे ट्रीट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट का, डॉक्टर्स के सामने, वो रहता है पेन और जितना भी डैमेज हुआ है जॉइंट्स को, उसको ठीक करने का, ताकि प्रोग्रेसिव डैमेज ना हो। प्रोग्रेसिव डैमेज का मतलब आज जितना हो चुका है वो आगे चल के और ज्यादा ना हो। यही मेन गोल रहता है डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट का। मेरा सुझाव यही है कि जब कभी भी इस तरीके की कंडीशंस आप में से किसी को होती है या आसपास आप देखते हैं, सबसे पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर लीजिए। बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के सेल्फ मेडिकेशन कभी मत कीजिए। हाँ, हम कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो उसको रोकथाम कर सकती हैं, लेकिन उसको ट्रीट नहीं कर सकती, इसको हमेशा ध्यान रखिए। ट्रीटमेंट जहाँ की बात आती है तो हमेशा आप डॉक्टर्स को सजेस्ट कीजिए। अर्थराइटिस में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं, जैसे मेडिकेशंस, दवाइयाँ हैं, सप्लीमेंट्स हैं, फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, न्यूट्रिएंट रिच डाइट, कुछ खास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको दिया जाता है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको कराने के लिए बोला जाता है, फिजियोथेरेपी आपने देखा होगा वो भी होती है, वेट लॉस अगर ज़रूरत है तो वो भी कराया जाता है। हीट एंड कोल्ड कंप्रेसेस, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गर्म और ठंडी सिकाई जो है ना, वो भी बताई जाती है। कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उनको केन्स या वॉकर्स, छड़ी या वॉकर्स के थ्रू उनका मूवमेंट हो जाता है, जिसको हम मोबिलिटी असिस्टेंस टूल्स कहते हैं, ठीक है? अर्थराइटिस के केसेस में कुछ ऐसे फूड्स हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि उनको हमेशा आप अवॉइड करें। सबसे पहले फ्राइड फूड्स कभी भी मत लीजिए, अगर लेना पड़े तो कम से कम क्वांटिटी रखिए। प्रोसेस्ड फूड को आप मत लीजिए, जो बाजार में बने होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, उनको फूड्स को अवॉइड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स खास तौर से जो जिसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह होता है, उसको ज़रा कम कीजिए, ठीक है ना? और जो प्रोसेस्ड डेयरी फूड्स हैं जो पैकेट में आते हैं, उसको आप कम कीजिए। मीट इनटेक को, जिसको हम कहते हैं, मांस को बहुत कम कीजिए और हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जिसकी वजह से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इन अर्थराइटिस के केसेस में काम आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है दैट इज डाइट। डाइट सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि डाइट अगर आपकी सही रहेगी तो आप हमेशा ठीक कर सकते हैं। दूसरा है आपका कुरकुमिन। कुरकुमिन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हल्दी की जड़ से निकलता है, ठीक है ना? और विटामिन डी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विटामिन डी अगर आप लेते हैं प्रॉपरली, तो आपके चांसेस जो है ना वो खासतौर से अर्थराइटिस होने के बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना? और एक चीज आपको और बताऊं, देखिए, हल्दी लेने से उतना फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कुरकुमिन के एक्सट्रैक्ट मिलने लगे हैं। हालाँकि वो भी एक चीज़ गलत है, क्योंकि एक पौधे के अंदर सैकड़ों प्रकार के एक्सट्रैक्ट होते हैं, एल्कलॉइड होते हैं, जो कब कौन-सा काम आ जाए आपको पता नहीं चलता है, ठीक है ना? तो हल्दी एक बड़ा माना जाता है कि हल्दी से बड़ा इसका फ़ायदा होता है,
और हल्दी यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा हमारे गाँव देहात में जो है ना इस चीज़ को बड़ा माना जाता है। जहाँ तक डाइट की बात आती है, आप ख़ास तौर से जो डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी पूरी हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए अच्छा खाना खाएँ। 2017 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि 24% लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में जब उन्होंने अपनी डाइट में चेंज किया, तो उनको बहुत फ़र्क लगा, ठीक है ना? तो अच्छी डाइट हमेशा अगर आपको संभावना है, जैसे जेनेटिक की वजह से भी संभावना है या वैसे संभावना अगर आपको हो रही है, तो वहाँ अगर आप सही डाइट लेते हैं, तो आपको हमेशा उसके प्रोग्रेशन में या होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। आमतौर से ये देखा गया है जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मतलब सूजन को कम करने वाली और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप लेते हैं डाइट में जैसे कच्ची या थोड़ा-सा कम कुक की हुई पकाई हुई जो है वेजिटेबल्स उसको अगर आप लें, तो वो बड़ी फ़ायदेमंद है। कुछ स्पाइसेस हैं जैसे हल्दी है, अदरक है, इसको अगर आप खाने में बराबर यूज़ करते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ छौंकने में यूज़ होती है, लेकिन अगर आप अलग से भी उसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ख़ासतौर से जाड़ों में तो आप बढ़ा ही सकते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। रात को हल्दी का दूध ज़रूर पिया कीजिए, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फ्रूट्स है, उसका आप इंटेक थोड़ा-सा बढ़ाइए। योगर्ट है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है डाइट में अगर आप अपने प्रोसेस्ड फूड्स को, शुगर को और एनिमल प्रोडक्ट्स को दूर रखेंगे और कच्चा सलाद या फ्रूट्स इन चीज़ों को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे, हल्दी और जिंजर को बढ़ाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपकी डाइट जो है वो कहीं न कहीं एंटी अर्थराइटिस कही जाएगी। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं दोस्तों। अ, आपने देखा अभी डाइट के बाद हम आते हैं करकुमिन और उसके बाद आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि विटामिन डी वैसे देखा जाए इंडिया में हमको बहुत अच्छा मिल जाता है सूरज की रोशनी से, लेकिन कई बार सूरज की रोशनी नहीं आती है। तो आप अपना चेकअप कराइए, अगर आपकी विटामिन डी डिफिशिएंसी है तो आप लीजिए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो रिकमेंड करती है कि आपकी अगर विटामिन डी जो है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे होनी चाहिए। और जो ओल्डर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उनको 800 यूनिट तक दी जाती है, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो विटामिन डी की चेक कराइए, अगर आपकी कमी है तो उसको आप ठीक कीजिए। डाइटरी कैल्शियम लेना ना भूलिए, जैसे मैंने आपको बताया हल्दी का दूध आप ले सकते हैं, दूध के इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ख़ास तौर से जो आप जिसको हम कह सकते हैं कि डेयरी का बना हुआ दूध, पैकेज्ड वाला नहीं, ठीक है ना? तीसरी चीज़ है आप फिश ऑयल, ओमेगा 3 ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं इसको ज़रा समझने वाली बात है। ओमेगा 3 इम्पोर्टेंट है, फिश ऑयल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फिश ऑयल में ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कुछ हैवी मेटल्स भी उसमें पाए गए हैं, जो फिश में। तो वो जब आप फिश ऑयल बनाते हैं उससे तो वो हैवी मेटल्स उस फिश ऑयल में आ सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं आजकल, वो सजेस्ट करते हैं आपका ओमेगा 3 प्लांट बेस्ड होना चाहिए। अब प्लांट बेस्ड में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो प्लांट बेस्ड हमारा भी आता है और दूसरा हम सालों से जो यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम अलसी कहते हैं, वो भी है, तिल है, वो भी है। लेकिन प्लांट बेस्ड में जो अलसी और तिल, इनसे जो मिलता है, दैट इज़ अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है, वो कहीं न कहीं ओमेगा 3 में कन्वर्ज़न उसका बहुत कम है। तो इसलिए एएलए तो आपको मिल जाता है भरपूर, आप अखरोट खाते हैं, आप अलसी लेते हैं, आप ये सब चीज़ें लेते हैं, तो आपको एएलए तो मिल गया, बट एग्ज़ैक्टली आपको ओमेगा 3 नहीं मिलता है और साथ में ओमेगा 6 साथ में है, वो मिलता है आपको। अखरोट लेते हैं, अलसी लेते हैं, तिल लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, तो उसमें ओमेगा 3 ही नहीं, ओमेगा 6 भी होता है और ओमेगा 6 इज़ नॉट गुड फॉर यू। कुछ सीमा तक ज़रूरी है, वो बॉडी अपने आप कर सकती है, लेकिन ओमेगा 3 जो है, वो कहीं न कहीं आपको बाहर से एक्स्ट्रा लेना पड़ता है या उस डाइटरी जो रिच हैं, ऐसी डाइट जो रिच हैं ओमेगा 3 में, उसको आप लीजिए, ठीक है ना? तो प्लांट बेस्ड में हमारे पास जो सिर्फ़ बचता है दैट इज़ ओनली एंड ओनली दैट इज़ एल्गी जो हमारे पास में है एंड मैं बताऊँगा आगे चल के इसको। ख़ैर ओमेगा 3 जो है, इनका जो एक्शन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
तो इसकी वजह से जो सूजन और पेन में बहुत रिलीफ देखा गया है। खास तौर से ओमेगा 3 के अंदर पाए जाने वाले ईपीए, इकोसा पेंटानोइक एसिड, और डीएचए, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके ओमेगा 3, जो आपकी पेन और इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। ऐसी कई स्टडीज हुई हैं जहां पे रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में जब ओमेगा 3 दिया गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले, ठीक है। और ये चीज आप समझ सकते हैं, खासतौर से रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इट आल्सो वर्क्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड आल्सो कीप्स द सेल्स सेलुलर इंटीग्रिटी इंटैक्ट। मतलब आपकी सेल की ताकत को, आपकी कोशिकाओं की ताकत को और बढ़ा देती है। दूसरा आता है गामा लिनोलेक एसिड, ठीक है ना। ये भी आपको प्लांट बेस्ड मिलता है, ठीक है। जीएलए को भी खास तौर से रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में बड़ा अच्छा उसका रोल देखा गया है। तीसरा जो यूज होता है दैट इज ए ग्लूकोसामिन एंड कोंड्राइटिन सल्फेट। ग्लूकोसामिन, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपने देखा होगा, बहुत सारी जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं वो ग्लूकोसामिन, कोंड्राइटिन, इनके कॉम्बिनेशंस बना के बेचती हैं। इसमें बुराई नहीं है। व्हाट इज ग्लूकोसामिन? बेसिकली आपके जो कार्टिलेज के अंदर ही एक ग्लूकोसामिन पाया जाता है। अगर आप बाहर से सप्लीमेंट देते हैं तो अच्छा है, लेकिन जो अभी नई रिसर्च हुई है उसके हिसाब से अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी एंड अर्थराइटिस फाउंडेशन आजकल अब ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के रिकमेंडेशंस नहीं करती है। तो एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके जोड़ों के अर्थराइटिस के सप्लीमेंट के तौर पे। हाँ, दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, काम भी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज पर द लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट स्टडी, इट इज नॉट रिकमेंडेड एनीमोर, राइट। तीसरा है कोलाजन। कोलाजन भी आप दे सकते हैं इसको। और कोलाजन वैसे तो हमारी बॉडी का एक प्रोटीन है जो आपकी स्किन में जो इलास्टिसिटी है, फर्मनेस है, उसको बढ़ाता है। उसी तरीके से जो मैंने बताया था ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में आपकी चारों तरफ की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोलाजन सिंथेसिस कम हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी कोलाजन सिंथेसिस कम हो जाती है। तो कोलाजन जो है ना उसके भी सप्लीमेंट दिए जाते हैं। उसको भी देखा गया है कि थोड़ा बहुत काम करता है। एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ी अच्छी चीज है जिसको हम कहते हैं बोसवेलिया सेरेटा। बोसवेलिया सेरेटा जिसका आयुर्वेदिक नाम है शलाकी। शलाकी को भी दिया जाता है, और शलाकी के बहुत रिसर्च पेपर्स हैं खास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में जहाँ पे दिया जाता है। वैसे हड़जोड़ भी दिया जाता है। हड़जोड़ साइसिस क्वाड्रांगुलरिस, उसको भी दिया जाता है। और हड़जोड़ खास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में बहुत अच्छा। मैंने जिस कंपनी में पहले मैं काम कर रहा था, मैंने खुद एक फार्मूला तैयार किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। इतना जबरदस्त फार्मूला वो बना, जब प्रोडक्ट वो मार्केट में आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस भी डॉक्टर को हमने उसको रिकमेंड किया, उस डॉक्टर ने जब यूज किया तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को छोड़ा ही नहीं। इतना बढ़िया था। उसमें ये 2 चीज़ें हमने डाली थी, साथ में और भी चीज़ें थी, लेकिन ये 2 चीज़ें थी, बॉसिवलिया सेराटा एज़ वेल एज़ हर्टजोड़। तो ये भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में काम आती है। कैप्साइसिन, जिसको हम मिर्च का एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, सत कह सकते हैं मिर्च का, वो भी दिया जाता है। खास तौर से सब्सटेंस पी को ब्लॉक करता है। ये आपकी पेन की जो पल्स इम्पल्स है आपके ब्रेन को जाने वाली, उसको ब्लॉक करता है। तो कैप्साइसिन जो है इस तरीके के जो इसको कह सकते हैं क्रीम वगैरह में या जेल वगैरह में आजकल डॉक्टर्स काफ़ी लिखते हैं, कई कंपनियाँ उसको बना रही हैं, ठीक है ना? और ये कम से कम 50% के आसपास आपके पेन पेन को कम कर देता है। कैट्स क्लॉ, जिंजर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये दी जाती हैं। और अदरक भी बड़ा अच्छा माना जाती है, ख़ास तौर से अदरक एज़ ए एनाल्जेसिक, मतलब दर्द को कम करने के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है? एक चीज़ और भी दी जाती है जिसको हम कैनाबिडियोल, ये भांग से बनी होती है, जिसको हम मार्जुआना या भांग कहते हैं, कैनाबिस। कैनाबिस से बनाई हुई ये चीज़ है। और इससे भी कई चीज़ें जो है वो आजकल बन रही हैं, और उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकला है। वैसे तो भांग के अंदर 540 प्रकार के अल्कलॉइड होते हैं, लेकिन उसमें से एक एल्कलाइड है कैनाबिडियोल। कैनाबिडियोल भी सीबीडी जिसको हम कह सकते हैं, सीबीडी भी एक स्टडी में देखा गया है कि सिंथेटिकली डिराइव्ड सीबीडी जब दिया गया, खासतौर से नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, तो वहां पे बड़ा अच्छा देखा गया है। हालांकि कई लोग जो है इसको नर्व पेन में देते हैं, जैसे शियाटिक पेन होता है,
उसमें भी ये देते हैं तो बड़ा अच्छा आराम करता है। वैसे एफडीए ने सीबीडी को अप्रूव कर रखा है, खास तौर से चाइल्डहुड एपिलेप्टिक कंडीशंस में, जहाँ पे नर्व की मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना? तो वहाँ पे दे सकते हैं। हमारे मतलब की चीज़ क्या है? दैट इज़ अ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। देखिए प्रोबायोटिक कैसे काम करता है अर्थराइटिस के केसेस में, इसको समझ लीजिए। हाँ, सॉरी। कोई भी चीज़ आपके हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि 80% बीमारियाँ जो हैं वो आपके आंतों से स्टार्ट होती हैं, गट से स्टार्ट होती है। अगर आपका गट फिट है, तो आप फिट हैं। आप ऐसा समझ लीजिए। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके आंतों के एनवायरनमेंट को ठीक रखते हैं और आपके खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोबायोटिक होती हैं। अलग से सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका गट गट जिसको कहते हैं पेट, आंतों का अगर स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके की सूजन, पेन या अर्थराइटिस के केसेस ज़रा कम से कम हो जाएँगे। 2014 में एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि जिन लोगों ने प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लिया था लगातार 8 हफ्ते तक, उनका इन्फ्लेमेशन, सूजन बहुत कम हो गया, ठीक है ना? और इंसुलिन के लेवल पे भी देखा गया है कि प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स जो है एक स्टडी हुई थी 2016 में, खास तौर से ऐसे लोग जिनको रूमेटाइड अर्थराइटिस थी और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी केस था, तो वहाँ पे भी प्रोबायोटिक ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली दैट इज़ द फाइबर। अपनी डाइट में हमेशा फाइबर यूज़ कीजिए और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिकमेंड करता है कि कम से कम 38 ग्राम फाइबर आपको हमेशा रोज़ लेना चाहिए। तो आपकी डाइट में अगर फाइबर है, तो वो भी इस तरीके की समस्याओं से आपको थोड़ा-सा छुटकारा दिला सकता है। छुटकारा तो नहीं, उसको सही प्रबंधन कर सकता है। अगर आप अभी से लेना शुरू करते हैं ये सब चीज़ें, तो आपको होने की संभावना बहुत कम से कम हो जाएगी, ठीक है? देखा गया है कि पोटेशियम भी एक बड़ा रोल अदा करता है, खास तौर से अर्थराइटिस के केसेस में। तो स्टडीज़ ऐसी बताती हैं कि जिन लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस हुई थी, उस केसेस में हम उनका पोटेशियम लेवल थोड़ा कम निकला था। आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना? जिन लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस हुई थी, एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया कि उनका पोटेशियम लेवल कम था। तो अगर आप पोटेशियम रिच डाइट लेते हैं, तो आपको उसके चांसेस हैं। क्योंकि पोटेशियम खुद में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब आपकी सूजन, दर्द को कम करता है। दूसरा, ये आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। अगर आप हाई बीपी के मरीज़ हैं और आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो आप डेफ़िनेटली आपकी कहीं न कहीं पोटेशियम की कमी होगी। अ, सवाल उठता है क्या पोटेशियम जॉइंट पेन को ठीक कर सकता है? येस, इट कैन क्योंकि पोटेशियम की कमी की वजह से आपको मसल क्रैम्प्स में भी हो सकते हैं, जॉइंट में स्टिफनेस, जकड़न, इस तरीके के केसेस भी हो सकते हैं और लोकलाइज़्ड पेन मतलब एक एक खास जगह पे मतलब एक जगह पेन आपको हो सकता है। लो पोटेशियम के जो सिम्पटम्स हैं, उसमें थकान रहना है, वीकनेस है, कमज़ोरी है, आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर आपको पेट की समस्या ज़्यादा रहती है, उसमें भी कहीं न कहीं पोटेशियम की कमी देखी गई है। आपकी अरिथमिया जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी हार्ट की बीट जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, आपको साँस लेने में तकलीफ़ होती है, आपकी कहीं न कहीं नमनेस है मतलब सुन्नपन है आपकी उँगलियों में, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आप पेशाब जाते हैं, पॉलीयूरिया जिसको हम कह सकते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे सब केसेस में जो है आप मान सकते हैं कि आपकी पोटेशियम की कमी है। तो पोटेशियम रिच डाइट आपको ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन पोटेशियम रिच डाइट सिर्फ़ उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, जिनका लिवर और किडनी में कुछ समस्या है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आपकी लिवर और किडनी में कोई समस्या है, तो आप हमेशा पोटेशियम रिच डाइट को थोड़ा अवॉइड करें, ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका केला एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, ऑरेंज जूस बहुत अच्छा है, हरी पालक वो भी पोटेशियम का बड़ा अच्छा सोर्स है, ठीक है? आलू उसमें भी पोटेशियम अच्छा होता है, तो अगर आप पोटेशियम रिच डाइट लेते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है क्या स्पाइरुलिना जॉइंट के लिए अच्छा है? ओह! ऑफ कोर्स बिल्कुल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट कि स्पाइरुलिना के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ये सब कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस माइक्रो एल्गी स्पाइरुलिना के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आपके प्रोग्रेशन को खास तौर से रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को कम करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है, वो ये है कि किसको नहीं लेना चाहिए।
तो अर्थराइटिस खास तौर से ऐसी अर्थराइटिस जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप बिल्कुल भी स्पाइरुलिना ना लें, और जब भी लें तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो खास तौर से ऐसे लोगों को जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में आपको नहीं लेना चाहिए, और आपको खास तौर से अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो नहीं लेना चाहिए। तो ओल्ड एज जहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात आती है, वहाँ पे आप स्पाइरुलिना ज़रूर ले सकते हैं, बट नॉट फॉर गाउटी अर्थराइटिस एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने बताया स्पाइरुलिना आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है? ट्यूमर ग्रोथ को ये आपके अगर कोई ट्यूमर बन जाता है, उसको गाँठ बन जाती है, उसको भी रोकता है, और कई कुछ रिसर्च ऐसे भी कहती हैं कि कैंसर सेल्स को भी मारता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कैंसर में स्पाइरुलिना देना शुरू कर दें, ठीक है? बट यूरिक एसिड खास तौर से और रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में वहाँ पे आपको नहीं देना चाहिए। नोनी भी दिया जा सकता है, क्योंकि नोनी एक बड़ा अच्छा पोटेशियम रिच ड्रिंक है, और उसके अंदर मैं मेरी एक वीडियो आपने मेरे चैनल का नाम आप देख सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। आप रोज़ अगर एक वीडियो किसी भी टॉपिक पे देखते हैं, तो डेफिनिटली आपकी नॉलेज और आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत मेहनत की है मैंने उसमें। तो नोनी का जो मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब में शर्मन की चौपाल या बीइंग शर्मन, नो स्पेस बीइंग शर्मन अगर आप करते हैं, टाइप करते हैं, तो आपको मेरा चैनल दिखेगा। आप उस चैनल पे जाके बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो नोनी के बारे में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें दोनों बनाए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो नोनी भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नोनी को भी दिया जा सकता है ख़ास तौर से जब आप पेन और इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। लेकिन नोनी को आप उनमें नहीं दे सकते हैं जब हम बात करते हैं कि ख़ास तौर से जब किडनी और लिवर की प्रॉब्लम्स अगर हैं, तो वहाँ पे आपको नोनी नहीं देना चाहिए। और नोनी आज से नहीं 2000 सालों से हो रहा है। ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो नोनी है, वर्ल्ड का बेस्ट है, ठीक है? तो आपको इतनी सारी चीज़ों में पता चल गया होगा कि हमारे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो दिए जा सकते हैं। अब मैं आपको एक-एक प्रोडक्ट पे लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया लगेगा कि इन प्रोडक्ट्स पे आप दे सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ कभी भी आप खुद ट्रीटमेंट या डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। आप रिपोर्ट्स देखिए, डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलने दीजिए, साथ में सप्लीमेंट दे सकते हैं। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मीन्स जो मेन चल रहा है उसमें नहीं, सप्ली करें उसको, सप्लीमेंट करें, दैट इज़ सप्लीमेंट्स। तो इट इज़ नॉट a मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ सप्लीमेंट। इट इज़ नॉट a मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ सप्लीमेंट। तो कभी भी डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, और डॉक्टर का जो भी चल रहा है और आपको जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने दी है उसके बेसिस पे, या आप अपने इन्फॉर्मेशन को और निकालते हैं उसके बेसिस पे, अगर आपको कोई सप्लीमेंट लगता है कि इसको ऐड करना चाहिए, उस केसेस में आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? बट डॉक्टर्स एडवाइस एंड ट्रीटमेंट इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके? अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ है जो हम दे सकते हैं। तो पहला हो गया है आपका बेसिकली 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी आता हूँ आपके पास में, ठीक है? तो आप में से कौन बता सकता है कि पहला हमारा प्रोडक्ट कौन-सा है जिसको दिया जा सकता है? हाँ? जी, माइक खोल लीजिए, मैसेज टाइप कर दीजिए, शर्मा जी मुझे बता देंगे, ठीक है? पहला प्रोडक्ट कौन-सा है जो दिया जा सकता है? ओमेगा 3 को रिकमेंड किया जा सकता है सर। जी, बिल्कुल, अरे वाह! क्या बात है। तो ओमेगा 3 इज़ अ नंबर 1 प्रोडक्ट जिसको आप दे सकते हैं। और ओमेगा 3 में आप एक चीज़ को समझिए, मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया, लेकिन ओमेगा 3 ईपीए और डीएचए इसके 2 कंस्टिट्यूएंट हैं, दैट इज़ ईकोसापेंटोइक एसिड, डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड। ये दोनों कम से कम 1 ग्राम तो आस-पास में लेना चाहिए आपको पर डे। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस है, तो ये हमारा ओमेगा 3 है जिसको आप दे सकते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट। इसमें जो मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ को समझिए। देखिए, डेली इंटेक, ये जो लिखा हुआ है ना, डेली इंटेक ऑफ ईपीए प्लस डीएचए इज़ 480 मिलीग्राम, और डेली इंटेक का डोज़ क्या है? 2 कैप्सूल्स डेली। तो 2 कैप्सूल्स कंटेन 480 मिलीग्राम, ठीक है ना?
इट आल्सो कंटेन्स विटामिन ई। मैंने आपको बताना थोड़ा भूल गया, विटामिन ई भी कुछ ट्रीटमेंट में दिया जाता है, डॉक्टर्स उसको भी देते हैं अर्थराइटिस के केसेस में, बिकॉज इट वर्क्स एज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ओमेगा 3 ना केवल आपको ओमेगा 3 देता है, बल्कि इसमें विटामिन ई है, वो भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा माइक्रो एल्गी प्लांट बेस्ड है। तो जो प्लांट बेस्ड मैंने आपको पहले बताया था, एएलए कन्वर्जन ओमेगा 3 में कम हो पाता है, तो ये प्लांट बेस्ड ओरिजिनल है। देखिए, इसी को खा के मछलियों के अंदर ओमेगा 3 आता है, क्योंकि जब समुद्र की तलहटी में ये एल्गी जो है, इसी को चाट चाट के अपना भोजन करती हैं मछलियाँ, और उन मछलियों से ओमेगा 3 मिलता है। तो जिसकी वजह से ओमेगा 3 मिलता है, उसी चीज पे हम लेना, तो ये ओरिजिनल सोर्स है ओमेगा 3 का। ठीक है, एल्गी, माइक्रो एल्गी। और हमारा जो माइक्रो एल्गी है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। इसको आप कंपनी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, उसी से मैं दिखा रहा हूँ आपको। और बहुत सारे हमारे रिसोर्सेस सेगमेंट में आप जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। मेरा खुद का एक वीडियो उसमें पड़ा हुआ ओमेगा 3 का, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट आप जो ले सकते हैं, दैट इज स्पाइरुलिना। बट स्पाइरुलिना आपको जो है, कभी भी आपको यूरिक एसिड में नहीं देना, इस चीज का ध्यान रहे। और रुमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में आपको स्पाइरुलिना नहीं देना है। तो स्पाइरुलिना को आप अपनी डेली लाइफ में भी, डेली डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, खासतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में आप इसको दे सकते हैं। तो एक कैप्सूल के अंदर 500 मिलीग्राम स्पाइरुलिना है, एंड दैट इज ए सेफ। आमतौर से स्पाइरुलिना के अंदर बहुत सारे कंटामिनेशंस, दूषण मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मिलने वाला कोई जरूरी नहीं स्पाइरुलिना सेफ हो। लेकिन हमारा प्योर स्पाइरुलिना है, दैट इज 100% कंटेनिंग नेचुरल क्लोरोफिल। ये भी एक बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस स्पाइरुलिना को आप ले सकते हैं। दूसरा आप क्या ले सकते हैं? जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, तो आप नोनी भी इसको ऐड करा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, नोनी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसको आप ऐड कर सकते हैं। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, इट इज अ गुड पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप मेरे वीडियो में उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा प्रोडक्ट क्या आप इसको ऐड करा सकते हैं? ठीक है। एक प्रोडक्ट रह गया जो मेरा पसंद का है। अब ये मैं जो चीज बताने वाला हूँ, ये और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको और जरा ध्यान से समझिए। एक जो अर्थराइटिस जो मैंने आपको नहीं बताई है, दैट इज ए कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्यों होती है? या इसको हम फिर कभी लें या आज ही लें? बताइए आप लोग क्या कहते हैं? आज ही इसको कवर करना है, या टाइम तो ज्यादा नहीं जी हो गया जी, शर्मा आज ही कर दीजिए, सब कंप्लीट सेशन हो जाएगा। जी? ओके। तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो लेडीज में ज्यादा होती है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, उस केसेस में हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें जो संभावना क्या बनती है, देखिए, उम्र बढ़ती है तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, शरीर कमजोर हो रहा है, कैल्शियम का इनटेक कमजोर हो रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कमजोर हो रहा है। आप चीजों को समझिए जरा। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो जॉइंट कमजोर हो रहे हैं। एक इसके साथ लेडीज में एक चीज और भी होती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्यों होती है? देखिए, लेडीज के अंदर, हम सब के अंदर इस्ट्रोजन नाम का भी एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन भी होता है, बट दोनों का रेशियो मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग है। तो इस्ट्रोजन लेवल जैसे जैसे लेडीज की उम्र बढ़ती है, वैसे इस्ट्रोजन लेवल कम होता जाता है। जब इस्ट्रोजन लेवल कम होता है, इस्ट्रोजन आपकी हड्डी के अंदर एक खास प्रक्रिया, देखिए, हड्डी के अंदर कैल्शियम जा रहा है, राइट? तो हड्डी उतनी की उतनी ही रहती है, ऐसा तो नहीं हड्डी बढ़ रही है। तो हड्डी के अंदर दो प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। एक होती है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, एक होती है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। इसको ऐसे समझिए, हड्डी बनने की प्रक्रिया, हड्डी खत्म होने की प्रक्रिया, ये दोनों एक साथ चलती रहती है। जब इन दोनों में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, हड्डी खत्म होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, हड्डी बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आप समझे मेरी बात को? पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में खास तौर से एस्ट्रोजन की कमी से हड्डी खत्म होने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, इसलिए उनको ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसे केसेस में मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, आप पोमेग्रेनेट जेली को आप जरूर यूज करवाइए। जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उनको लेने दीजिए, और पोमेग्रेनेट जेली को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पोमेग्रेनेट जेली ना ना कि सिर्फ वो आपको स्किन और खून बढ़ाएगा, ये आपके एस्ट्रोजन लेवल को भी ठीक रखेगा।
और दूसरा एक प्रोडक्ट है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज ए बैलेंस्ड लाइफ। इसमें भी जो प्रोटीन है दैट इज वेरी गुड फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसे केसेस में लेडीज में चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की, हड्डी कमजोर होने की प्रक्रिया इसमें कम हो जाएगी। तो पोमेग्रेनेट जेली और एटॉमिक बैलेंस लाइफ इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो ये वो चीजें हैं जिसको आप दे सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में से। बट अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सप्लीमेंट्स आर ओनली सप्लीमेंट्स, नॉट द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा, आप मुझे बताइए कमेंट्स में, लिखिए कि आपको सेशन कैसा लगा और आगे चल के आप सेशन को और लेना चाहते हैं कि नहीं, आई मीन सुनना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज और ऑर्थोराइटिस की पूरी डिटेल्स आज हमको जानने के लिए मिली, उसके काइंड्स जानने के लिए मिले, और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए मिला। और किसी की अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। तो अनम्यूट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप कोई क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो वो आप पूछ भी सकते हैं। इसमें सर न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी ऐड किया जा सकता है ना? हाँ यस, प्रोबायोटिक मैंने नाम लिया था ना, जी जी। बताना मैं बाद में रह गया, बिल्कुल लिया जा सकता है, इसको ऐड कीजिए। अच्छा, आप सभी ने जिन लोगों ने और सेशन जिनको अच्छा लगा उन सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप सबका प्यार ऐसे ही हमको मिलता रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है। जी, थैंक यू वेरी मच अर्चना, आप। अर्चना आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन है, जी मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया अर्चना। जी। सर आपने जैसा कि बोला, नोनी क्या लीवर पेशेंट को, जिसको लीवर में ट्यूमर हो या फिर लीवर का कोई प्रॉब्लम, उसको नहीं देना चाहिए फैटी नहीं लीवर ओपशंस में? नहीं। क्योंकि सर मेरे फादर इन लॉ को था लीवर का प्रॉब्लम फर्स्ट हम्म टाइम में। तो हम्म। अभी तो बहुत हद तक कंट्रोल है। इसलिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि उनके ब्रेन में नसों में भी ब्लॉकेज है। अरे ओके, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है? तो सर, हाँ सर, उन्होंने दिया है ब्लॉकेज खोलने के लिए, दवाई दी है। और चूंकि उनका एज अभी 76 और 77 रनिंग है, तो डॉक्टर ने बोला कि उस समय सर्जरी नहीं हो सकता। इसी वजह से उन्होंने बस दवाई दिया है और एक बार पेट सीटी करवाने के लिए बोला है। वो तो कंफर्म है कि कैंसर का ट्यूमर नहीं है, ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है। ओके, ट्रीटमेंट्स लेते रहिए और हमारे सप्लीमेंट में आप नोनी मत दीजिए उनको, ठीक है ना। जी लीवर की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वहां पे नोनी नहीं देना चाहिए। अगर जी ट्यूमर वगैरह की है तो आप मिल्क थिस्टिल उसमें ऐड कर सकती हैं, जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, ठीक है। जी सर। और सर हीमोहिम और भी ऐड कर हीमोइन। सकते हैं, जी सर। हीमोहिम भी ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर एलजी ओमेगा, हाँ, एलजी ओमेगा। क्या जरूरत है, डॉक्टर्स को करने दीजिए ना फिर, दो बताए अच्छा हमने, यही बहुत है। सर, एक चीज और मैं पूछ रही थी, सोरियाटिक आर्थराइटिस में क्या एलजी ओमेगा चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर का चल रहा है उसके साथ में आप दीजिए, ठीक है ना। जी सर। सर ये मैं दूसरे के लिए पूछ रही थी, सोरियाटिक आर्थराइटिस में क्या एलजी ओमेगा दे सकते हैं और नोनी? ये डिपेंड करता है, सोरियासिस के केसेस में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि ये जी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और अर्थराइटिस भी है, सोरियासिस भी है, तो वहां पे जी आप हीमोहिम चलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जी सर। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू अर्चना जी। एंड एस के मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी सर, आपका सेशन आज बहुत ही शानदार था। मैं सेशन से अकॉर्डिंग सवाल नहीं है, पर सर पेशेंट है एक जिनको प्रॉब्लम थी जो अभी आपने अर्थराइटिस पे बताया है, तो उसके बारे में पूछना था, क्या पूछ सकता हूँ सर? बताइए। जी सर, उनकी एज 25 साल है और उनको पहले बेटर था, उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ। तो जब उनकी मेडिसिन चली तो उनके बाद में उनको मतलब कि जो अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम थी वो फेस हुई है, जैसे घुटनों में दर्द वगैरह उनको प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। आप तो एक उस काम कीजिए, आप डॉक्टर्स से इलाज करा रहे हैं ना। जी जी।
बस तो डॉक्टर का इलाज चल रहा है, उसको चलने दीजिए, बहुत ज्यादा ऐड मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीजें हमको समझ में नहीं आती है और हम गलत सप्लीमेंट देने लगते हैं। ठीक है, बाकी जो हमने आपको बताया, अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट आपको लगता है हमको देने के लिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सर उनका हीमोहीम और स्पोरुलिना चल रहा है, तो मैं एल्गी ओमेगा के बारे में कंफर्मेशन चाहता था, क्या वो D3 का और विटामिन B12 भी चल रहा है उनका? D3 और विटामिन B12 तो हमारा नहीं आता है। डिफिशियंसी आ रहा था उनका। तो B12 की डिफिशियंसी स्पाइरुलिना से तो पूरी नहीं होती है, क्योंकि इट इज नॉट नहीं नहीं, रिच इन। अलग से चल रहा है, वो बाहर से मेडिसिन चल रहा है उनका। हाँ तो वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट हमेशा चलने दीजिए, आप जो चला रहे हैं इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। जी, अपने प्रोडक्ट में क्या बेटर रह सकता है जैसे? हाँ, यही जो आपने अभी चलाया, आपने बताया ना। एल्गी ओमेगा ऐड कर सकते हैं सर? आपका मन कर रहा है तो आप ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे नहीं, जरूरत है जैसे मतलब एक बेटर रिजल्ट्स के लिए। देखिए, बेटर रिजल्ट्स तो डॉक्टर खुद ही समझ लेंगे। ठीक है ना। तो उसमें राइट सर। हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मेरे सामने चीजें हैं नहीं, तो इसलिए मैं जी उसको जी जी। अभी नहीं कह सकता हूँ कि मैं कैसे आपको बताऊं। आप समझे मेरी बात। राइट राइट सर, राइट। ओके। चलिए, हमारे पास इरावाड़ी हैं और उनको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है, और जी। फास्ट फूड में क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो, नमस्कार सर। अरे सर मैं बीना बात कर रही हूँ, सॉरी मैंने नाम चेंज नहीं किया। और पहले अरे, तो बहुत बहुत मुबारक भाई कि जिन्होंने ये टॉपिक चुना। आज थैंक यू। का रियल में यूजफुल था। और थैंक सर का प्रेजेंटेशन तो हमेशा लाजवाब होता है। थैंक और यू आज थैंक यू का वेरी मच। सेशन वेरी मतलब इतना फ्रूटफुल है कि जो मेरी बिटिया अर्थराइट्स के लिए ओमेगा के बाद एकदम स्टॉप कर चुकी थी, आज मैंने जबरदस्ती उनको ये सेशन अटेंड कराया। अरे वाह। अब वो कहती मैं कंटिन्यू करूंगी, और कहती है मुझे दोबारा क्या कई बार ये रिकॉर्डिंग सुननी है, मुझे जरूर जरूर भी। ओके ओके और ओके। उनको मतलब मैं अब वही है कि ओमेगा उन्होंने लिया था, न्यूट्रास्यूटिकल लिया था। अब इसके साथ पोमेग्रेनेट जेली भी शायद जरूरी है। अगर अगर एज अगर एज 45 के ऊपर है तो। नहीं, अभी 40 है वो। 40 है, कोई जरूरत नहीं है, वैसे लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अच्छा तो कई इनके चीजें लिए अच्छी। मतलब दोबारा से ये शुरू करेंगी तो क्या मतलब, इन्होंने हीमोहिम भी ले रखा है। हम्म। मैं कि ये खुद ही बात करी तो ज्यादा बेटर है ना। ओके 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 चलिए नेहा, कंटिन्यू प्लीज। ओके। थैंक यू वेरी मच। सर, जी। जी, अनम्यूट दिया है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का टॉपिक मेरे लिए सच्ची में बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत ही इंटरेस्ट लेके सुना। तो वैसे ओके। तो मैं आपकी तारीफ मैंने बहुत हवाओं ने से सुन रखी है। लेकिन आज मैंने सच में इतना इंटरेस्ट लेके सुना। तो सर, शायद आपसे मेरी बहुत बार बात भी हो चुकी है कि मुझको ये प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे एग्जैक्टली क्या लेना है? हम लोग कल बात कर सकते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझ लेंगे, कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी जरा आप जी बीना मैम को दे दीजिएगा। जी जी जी। तो बीना मैम उस रिपोर्ट्स को मुझे भेज देंगी, मैं और थोड़ा समझ लेता हूँ। ठीक है ना। जी जी जी। ओके मैम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी थैंक मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। थैंक यू। जी, शकुंतला, आप अनम्यूट करें, शकुंतला लांगी। सर नमस्कार। नमस्ते जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हर हर बार आप अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, तो मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आती है। जितना आता है उतना बोलती हो। ओके। तो मेरे को एक प्रश्न पूछना था, जी बताएं। मेरे बारे में है। हाँ हाँ। मेरी उम्र है 61 साल की। हम्म। तो सर घुटने में क्रैप आया है, तो अच्छा। एक्सरा किया है ना। हाँ, तो उसमें तो स्पूरुलिना चालू है मेरी। आपको यूरिक एसिड वो वगैरह तो प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं, ओके ठीक है। डायबिटिक है थोड़ा, ओके डायबिटीज। ओके। हाँ, बाकी कुछ नहीं, बीपी वगैरह नहीं है। हम्म। तो ओमेगा 3 आप ऐड कर ओमेगा, सकते हैं, बाकी जो डॉक्टर का हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में ओमेगा 3 और स्पाइरुलिना आप ऐड कर सकती हैं, सिंस यू आर डायबिटिक। हाँ और हाँ हीमोहिम। हाँ। हाँ, हीमोहिम भी आप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो ये दो चीजें काफी है। ओके सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक हाँ, यू।
थैंक यू सर। ओके सारिका जी आप अनम्यूट करें, सारिका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन था, आज का सेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत बड़ा आपकी आवाज नहीं क्लियर मिल नहीं आ रही है। सकता। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ आज का सेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। थैंक यू वेरी मच। ऐसा पे करके भी नहीं मिल सकता सर, इतना मतलब डीपली नॉलेज हर डिटेल में, मतलब अपन पे करके भी अर्थराइटिस को समझे तो नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सेशन रहा, जिन्होंने भी अटेंड किया बहुत अच्छा वैल्यूएबल नॉलेज मिला उनको। थैंक मेरा यू। एक क्वेश्चन था सर, मैं मदर इन लॉ, उनको प्रॉब्लम है घुटने में, ओके उनकी एज है 60 के समथिंग, ओके 58-60। तो ओके घुटने में डॉक्टर ने बताया है कि पानी का भराव है, और उन्हें ओके अल्सर की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके। कौन सी चीज उनको रिकमेंड कर सकते हैं अपन? तो उसमें वो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, उसको भी ऐड कीजिए। हाँ डॉक्टर्स का सर। ट्रीटमेंट है, उसको भी हाँ सर, वो दीजिए। तो कंटिन्यू चल ही हाँ, रहा है। और साथ में ओमेगा 3 आप ऐड कर दीजिए। हाँ, ठीक है। अभी तो मैं उनको स्पिरुलिना दे रही हूँ सर। अभी स्पाइरुलिना में मतलब एक ही चीज है कि यूरिक एसिड वगैरह ना हो। ना दूसरा सर, आपने नहीं है। एज क्या बताई उनकी? 60, 58, 60। तो 60। आप पोमेग्रेनेट जेली, डायबिटीज तो नहीं है उनको? नहीं नहीं सर, तो आप अल्सर की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। पोमेग्रेनेट जेली और ओमेगा 3 और स्पाइरुलिना, इन तीनों को आप ऐड कर सकती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर रुमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप उसमें हीमोहिम और ऐड कर दीजिए। ठीक है। यस सर, ओके थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी प्रतिमा जी आप अनम्यूट हैं। हेलो। प्रतिमा, मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज? हाँ, काफी स्लो आ रही है मैडम। हेलो, अभी नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था। जी, मैं 48 ईयर्स की हूँ और मुझे 33 ईयर्स आवाज आवाज कम आ रही काफी। मैं 48 ईयर्स की हूँ जी। और मुझे 33 ईयर्स से रुमेटॉइड अर्थराइटिस है। मैं कम्प्लीटली बेड रिडन हूँ, ओहो। साथ ही डायबिटिक पेशेंट भी हूँ और हाइपरटेंशन भी है। तो सबका ओके ट्रीटमेंट चल रहा है, एलोपैथी मेडिसिन चल रही हैं। ओके। अब जॉइंट सारे के सारे डिफॉर्म हो चुके हैं, बिल्कुल भी किसी, हार्डली कोई एक आध जॉइंट्स में मूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं है कोई भी जॉइंट पे मूवमेंट। तो अब मैं जानना यही चाहती हूँ कि क्या इनमें से कोई भी सप्लीमेंट मेरे लेने से कुछ काम करेगा, या जो ट्रीटमेंट चल रही है चलाऊं? देखिए, रोमेटाइड अर्थराइटिस आपको इतने सालों से है, तो वो जो डिफॉर्मिटी, मतलब जो क्या कहते हैं उसको हम, डिफॉर्मिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, कि हड्डियों के अंदर जो विकृति आनी थी वो तो आ गई, उसको दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। ठीक है। अगर आप सर्जरी कराते हैं वो एक अलग चीज है। अगर आप जॉइंट ट्रांसप्लांट पे जाते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन दवाओं से ये सब चीजें नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे केसेस में आप जो भी मेडिसिन ले रही हैं, आपने बताया आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना? हाँ जी। और आपने हाँ बताया कि रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो ऐसे केसेस में आप हमारा नोनी भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको पोटेशियम ज्यादा तो नहीं रहता आपको, नहीं, नॉर्मल। तो आप नोनी ले सकते हैं, लेकिन नोनी लेते हुए आप तीन चीजों का ध्यान रखें। अपना पोटेशियम लेवल चेक कराते रहें, नंबर 1। नंबर 2, अगर लिवर और किडनी में कोई इश्यूज हैं तो आप नोनी ना लें। अदरवाइज नोनी को आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर में भी काम करेगा, आपके जॉइंट में भी काम करेगा। और ओमेगा 3 को आप बराबर लीजिए। ओमेगा 3 एक बहुत अच्छी चीज है, इसको आप ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में। और 4 कैप्सूल डेली, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को। जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन है RM FN, अनम्यूट करें। Hello, sorry. जी I want to, my name is Tika. I want ओके to change my name, but I could not. I don't know why. Uh, that is my organization's name. I'm from USA. I want to ask one thing to doctor, that if somebody has a
sugar or What sugar happened? patient, can they take the Hemohim or no? Who? Who? No, anybody like me or somebody. Oh, If yes, they yes. have the sugar patient, yeah. Oh, yes, yes, they can. And आप मेरे वीडियो चैनल यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो हमारे पास एक टेस्टिमनी है जहाँ पे हमने हाँ, डायबिटिक के केसेस में हीमोहिम दिया और उनको बड़ा अच्छा okay, रिस्पांस मिला। हमारी एक लीडर हैं बीना मैम, उनकी सिस्टर हैं, उनको डायबिटिक के केसेस में उनको बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, बट जरूरी नहीं सबको मिले। देखिए, ये एक यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, टेस्टिमनी एक किसी इंडिविजुअल की होती है, लेकिन उससे हमको इशारा मिल जाता है कि हमको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हीमोहिम इज ए फंक्शनल फूड सप्लीमेंट और सभी लोगों को लेना चाहिए, सिर्फ बीमारों को नहीं, सभी लोगों को लेना चाहिए। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ओके, only that was my questions. And another thing that I saw that there is something sugar like that things, and so that maybe we should not take. So that I want to make more clear. Thank you very much, making me okay, clear. Okay, thank you। There is thank you. no sugar in that, actually that's not sugar, that is fructose, so that is easily digestible by everybody, so it doesn't Oh, create okay, any kind of glucose spikes। Okay, sugar spikes, okay. they are more dangerous than the sugar। Okay, so when you take the refined sugar, the chances of getting the sugar spikes are more, so that is a very severe conditions that may create the condition called hyperglycemia। Okay, and it may So the also go towards the hypoglycemia, so the spikes, I mean frequent up and downs in the sugar levels, that this is not good। Okay, oh, okay. So okay, that what is your link so that I can watch that is your video? शर्मन की चौपाल। मैंने लिंक चैट में दे दिया है, लिंक आप उसको नोट कर सकते Oh, हैं। okay, okay, okay. I'll take. थैंक यू वेरी Thank you मच। very much. Sir. थैंक यू। Thank you so much, guys, and thank you so much. A lot of thanks to Sarman Sir, आज के सेशन को वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। जी, तो थैंक यू। इसी के साथ इस सेशन को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, और सभी को मेरा गुड नाइट और आपको भी मेरा गुड नाइट। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके।